Good morning, students. Today I'm here with a new video of geography. This is a general topic. It can be taught in various classes. Today we will discuss about the equatorial regions. The equatorial regions. जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन्स एंड पोलर रीजन्स. इक्वेटोरियल रीजन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं. इक्वेटोरियल रीजन जनरली एक्सटेंड फ्रॉम 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ. दिस रीजन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन, यानी इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन. इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाने वाले उन प्लांट्स के बारे में, इक्वेटोरियल रीजन में आने वाले उन कंट्रीज के बारे में, इक्वेटोरियल रीजन के आने वाले लाइफ स्टाइल, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ऑल अदर थिंग्स फाउंड इन दिस रीजन्स. ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे इक्वेटोरियल रीजन वो कौन सी जगह है. जैसे हमने इंडिया के बारे में बात की होगी, हम जानते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी 8 डिग्री के जब नीचे जाएंगे तो 0 to 5 डिग्री जो हमारे यहाँ नहीं है. तो जो कंट्रीज आते हैं उनमें जैसे कॉन्गो बेसिन, जायरे जिसको कहते हैं कॉन्गो, जायरे और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो कंट्रीज हैं जो इसी एरियाज में आते हैं. इंडोनेशिया, मलेशिया, कॉन्गो रीजन या कॉन्गो बेसिन. These are the countries, these are the regions which are found in tropical regions, equatorial regions. अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इन एरियाज में, इन कंट्रीज में लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में, लोगों के खाने पीने के बारे में, लोगों के क्लॉथिंग्स, लोगों के प्लांट्स लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ऑल अदर थिंग्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग. Actually in this region what happens, temperature remains high throughout the year. टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह क्या होती है, आपने पढ़ा होगा, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट. For example, sun is rising from the eastern side, so because of the direct rays of the sun which are lying into this region, it experience the highest temperature. यानी यहाँ ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह क्या है, यहाँ ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह है कि सूरज की जो रोशनी है, सन रेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं. अब इस सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी पड़ने की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके, यहाँ कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है. कहा जाता है कि यहाँ रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है, और कहा जाता है कि रोजाना 4 बजे की बारिश होती है. 4 o'clock रेनफॉल भी कहा जाता है. ओके, इस एरिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. इक्वेटोरियल रीजन में कॉन्गो बेसिन, जायरे बेसिन में टोटल परसेंटेज जो है वो टोटल वर्ल्ड्स स्पेसीज, यानी दुनिया की कितनी कितनी प्रजातियां हैं जो स्पेसीज पाई जाती हैं, चाहे वो जानवरों की हो चाहे वो बर्ड्स की हो, कहा जाता है कि 10% ऑफ द वर्ल्ड्स स्पेसीज आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन. यानी पूरी दुनिया की जो स्पेसीज हैं, जितनी प्रजातियां हैं जानवरों की या वाइल्ड लाइफ, उनका 10% सिर्फ इस रीजन में पाया जाता है. दूसरी चीज, 20% ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन दिस इक्वेटोरियल रीजन. यानी दुनिया की जितनी भी बर्ड्स हैं, जितनी भी चिड़िया हैं, उनका सिर्फ 20% इस एरिया में पाया जाता है. इसके पीछे क्या रीजन है हम आगे आपको बता रहे हैं. It is said that 2.5 million insects are found in equatorial region. यानी पूरे दुनिया के अंदर जितने भी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उसे 2.5 मिलियन सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं. इक्वेटोरियल रीजन में वो जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सारे कंट्रीज में ये लगभग 2.5 मिलियन कीड़े मकोड़े होते हैं. इसके अलावा कहा जाता है 40,000 प्लांट स्पेसीज आर फाउंड. आपने प्लांट्स की कई स्पेसीज देखी होंगी, प्लांट्स की कई प्रजातियां होती हैं, कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं. लगभग कहा जाता है कि 40,000 प्लांट स्पेसीज आर फाउंड इन दिस रीजन. अब इसके बारे में बात करेंगे हाईएस्ट ह्यूमिडिटी की. कहा जाता है कि इक्वेटोरियल रीजन में हाईएस्ट ह्यूमिडिटी होती है. इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, देखिए आप, डायरेक्ट सन रेज फॉलिंग ऑन दिस रीजन, डायरेक्ट सूरज की रेज पड़ने की वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है. इसके पीछे क्यों रीजन है कि एक्चुअली आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ रेनफॉल में, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कितने टाइप्स की रेनफॉल होती है. द फर्स्ट टाइप ऑफ रेनफॉल दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल. यू नो ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा. दूसरा है कन्वेक्शनल रेनफॉल. तीसरा
cyclonic rainfall. Different types of rainfalls are occurring in different regions. अलग अलग तरह की बारिश अलग अलग जगहों पे होती है. ओरोग्राफिक रेनफॉल जनरली हमारे देश के अंदर जो रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालयन माउंटेन दैट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल. लेकिन इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहे हैं. इक्वेटोरियल रीजन में किस तरीके की रेनफॉल होती है, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. अब आपको बता रहे हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल होती कैसे है. सूरज की रोशनी सन रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से लैंड गेट्स हीटेड, जमीन गर्म हो जाती है. बिकॉज ऑफ हीटिंग इट स्टार्ट टू वार्म रेज स्टार्ट टू कमिंग आउट टूवर्ड्स द स्काई. यानी जो गर्म भाप बनकर जमीन से उठकर आसमान की तरफ उठती है. फिर उसके बाद उसके अंदर कूलिंग होती है. कूलिंग के बाद कंडेंसेशन होता है. कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स आर फॉर्म, बादल बनते हैं. फिर उसके बाद इट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, यानी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है. यानी जब सूरज की रोशनी, सूरज की रेज की वजह से जमीन हीट होती है, जमीन के हीट होने की वजह से गर्म रेज जो होती है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं. फिर वो कूलिंग होता है, कंडेंसेशन, और उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन के बाद रेनफॉल जो होती है. इस पूरे प्रोसेस की जो रेनफॉल होती है उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं. और ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये इक्वेटोरियल रीजन में होती है. जैसा कि आप जानते हैं सूरज की रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से रोजाना सूरज निकलता है. रोजाना गर्मी ज्यादा होने की वजह से वहां रोजाना बारिश होती है, जिसे हमने शुरू में आपको बताया था कि 4 o'clock रेन कहा जाता है. यानी डेली 4 बजे की बारिश उस जगह पर होती है. अब इसके बाद बात करेंगे हाईएस्ट ह्यूमिडिटी. हाईएस्ट ह्यूमिडिटी क्यों होती है? ह्यूमिड कंडीशंस आर देयर. यू नो व्हाई ह्यूमिड कंडीशंस? जाहिर सी बात है जब रोजाना बारिश होगी, प्लांट्स होंगे और चारों तरफ वाटर बॉडीज होंगी, वही वाटर्स इवेपोरेट्स होते हैं और हवाओं के साथ, एयर्स के साथ मिक्स होके जो हवाएं नम होती हैं, ह्यूमिड होती हैं, हवाओं की नमी को ही ह्यूमिड कंडीशन कहते हैं. तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी इसी रीजन में पाई जाती है. बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमिडिटी रेनफॉल स्टार्ट्स डेली, स्पेशली एट द टाइम ऑफ 4 o'clock. Okay, so these are the general informations. जैसा कि हमने पढ़ा कि हाईएस्ट ह्यूमिडिटी, हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन इक्वेटोरियल रीजन, जिसकी वजह से उसे वेटलैंड कहा जाता है. वेट मतलब भीगी हुई, लैंड मींस जमीन, भीगी हुई जमीन. यानी जाहिर सी बात है जहां रोजाना बारिश होगी, रोजाना 4 बजे की धुआंधार बारिश होने की वजह से उसे वेटलैंड कहा जाता है. अब इसके बाद बात करेंगे इसी का रेन फॉरेस्ट के बारे में, यानी वहां के जंगलों के बारे में, वहां के फॉरेस्ट एरियाज के बारे में. जाहिर सी बात है जहां सन रेज ज्यादा होंगी, रेनफॉल ज्यादा होगी, ह्यूमिड कंडीशन होगी, तो डेफिनेटली रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जिसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं. एवरग्रीन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? यानी दोज फॉरेस्ट विच लुक लाइक ग्रीन एवरी ईयर, सॉरी थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. यानी ऐसे जंगल, ऐसे पेड़ पौधे जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते साल में, क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव लैक ऑफ वाटर, उनके पास पानी की कमी नहीं होती, इसीलिए वो साल भर हरे भरे दिखते हैं, इसीलिए उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है. तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन. Now we will talk about the important plants, important forest, important trees which are found in this region. So the first plant that is rosewood. कहा जाता है कि rosewood पाया जाता है वहां, यानी वो सारे पेड़ पौधे जो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं उनमें एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसे रोजवुड कहते हैं. दूसरा है इबोनी, दूसरा पेड़ जो पाया जाता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, इबोनी. तीसरा जो पेड़ है उसे महोगनी कहते हैं, महोगनी. इसके बाद रबर, सिंकोना एटसेट्रा. यानी दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रीज, इंपॉर्टेंट प्लांट्स विच आर फाउंड इन दिस रीजन. ये वो पेड़ हैं जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है. इट मीन्स दीज प्लांट्स कैन survive only in such a situation where the abundant amount of water and abundant amount of sunlight is available. यानी ये वो प्लांट्स हैं, ये वहीं पाए जाएंगे, वहीं जीवित रहते हैं जहां ज्यादा पानी और ज्यादा सनलाइट मिलती है. इसीलिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, रोजवुड, इबोनी, महोगनी, रबर, सिंकोना, these are the important plants which are found in this region. Okay, besides all these plants, rosewood, mahogany, rubber and cinchona,
Besides all these plants, some more plants are also found in this region, and some climbers and creepers are also found. Climbers और creepers आपने देखा होगा जो पेड़ों पे लपेटे हुए, उनकी ब्रांचेस में लिपटे हुए होते हैं, लताएं जिसे कहते हैं। इस तरीके के प्लांट्स हजारों करोड़ों गिनती में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम वहां पाए जाने वाली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, यानी वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू मच सनलाइट्स एंड रेनफॉल या वाटर. So those crops which are grown in the equatorial region. So let's know about the crops. The first crop which is found in equatorial region, that is cassava. Cassava. Second, that is banana, rice. Cassava, banana, rice and corn. Corn means makka, etc. यानी these are the important crops which are generally grown in equatorial regions. यानी भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, इक्वेटोरियल रीजन्स में ये वो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जो उगाई जाती हैं. कसावा, बनाना, राइस, कॉर्न और सम अदर क्रॉप्स which are also grown. These are the important crops which are grown in equatorial. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन. उन मिनरल्स के बारे में बात करेंगे जो उन इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन इज टिन. सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है, टिन पाया जाता है. टिन हमारे आसपास होता है, बहुत सारी चीजें टिन की बनी होती हैं, आपने देखा भी होगा. दूसरा जो मिनरल होता है दैट इज यूरेनियम. यूरेनियम इज ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन. इसके बाद कॉपर, यूरेनियम, कॉपर, टिन एंड डायमंड, पेट्रोलियम. These are the important minerals which are found in equatorial region in abundant amount. बड़े पैमाने पे ये उन एरियाज में पाए जाते हैं. कौन कौन से मिनरल्स? टिन, यूरेनियम, कॉपर, डायमंड, पेट्रोलियम. ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मिनरल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिच एंड वास्ट वाइल्ड लाइफ. अब उन वाइल्ड लाइफ के बारे में, उन जानवरों के बारे में बात करेंगे विच आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन. वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं विच आर फाउंड इन दिस रीजन, जो इस एरियाज में पाए जाते हैं. तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल विच इज फाउंड इन दिस एरिया दैट इज जेब्रा. जेब्रा पाया जाता है बड़े पैमाने पर इस एरियाज में. इसके अलावा डियर्स होते हैं, भालू जिसको कहते हैं, लेपर्ड, तेंदुआ. जेब्रा, डियर, लेपर्ड, हाइना, एलिफेंट, tiger, etc. Lion is also found in this area. So these are the important animals. These are very vast and broad wildlife which is found in these regions. So these are the important animals. इसके अलावा the Amazon rainforest is also called, the Amazon rainforest that is located into the equatorial region, it is called lungs of the earth. इसे जमीन का फेफड़ा कहा जाता है, lungs of the earth कहा जाता है. And that is the most important which is providing oxygen to the world. Okay students, so these were the general information about an equatorial regions which we have studied in detail about the temperature, pressure, rainfall and types of wildlife, natural vegetations, different types of animals, all these things which we have studied in details. Okay, and besides ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करें, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है. मैक्सिमम जंगली लोग जिंदगी, जंगली टाइप की जिंदगी बिताते हैं वहाँ के लोग. शॉर्ट टाइप लोग होते हैं. शॉर्ट टाइप आप इंडोनेशिया और मलेशिया के लोगों को देख सकते हैं. वहाँ के लोगों की हाइट कितनी होती है. सो इसी तरीके की पर्सनालिटी उनकी होती है. इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें, उनके क्लॉथिंग के बारे में, दोज हु आर लिविंग इनटू द फॉरेस्ट जनरली देयर क्लॉथिंग इज टू द, दे कवर देयर बॉडीज फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. पेड़ के पत्तों से अपने जिस्म को ढकते हैं, यानी वो एक आदिवासी जिंदगी बिताते हैं. ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू वेरी मच.